नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी अपने ही सीनियर अफसर और विभाग की कार्यप्रणाली से परेशान हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते महीने भर में चंद ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि पुलिस कर्मी हो या कर्मचारी, ये अपने अफसरान से इस कदर परेशान हुए कि या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर वो अपने ही विभाग के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या माना जाए इसके पीछे? वर्क प्रेशर, टारगेट अचीव करने का दबाव, अधिकारियों के तुगलकी फरमान या अफसरशाही की मनमानी? वजह चाहे जो भी हो, इस वक्त अंकुश जरूरी है, बात करना है जरूरी, तो चर्चा होगी। पहले इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। आरक्षक उज्जवल दीवान ने सैलरी कटने पर दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन नहीं दान कर सकता, एप्लीकेशन दिया है। मेरे को पावती देने से मना किया गया, मैं अपना इस्तीफा लिख के दे दिया इनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर। ये मेरा इस्तीफा है। जांजगीर आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत। प्रथम दृष्टिया देखने में वह दुर्घटना नहीं महसूस होता, वह किसी साजिश की तरह उसकी मृत्यु हुई है। महासमुंद अधीनस्थ पर कार्रवाई नहीं होने से अनशन पर बैठे महिला बाल विकास अधिकारी। जहाँ पर अनियमितता हुई है, मेरे को उन अनियमितताओं को मेरे द्वारा उठाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह वर्ष 2020 और 2021 में जो सामग्री प्रदाय की गई है वो अत्यंत ही वो गुणवत्ताहीन है। 3 अलग अलग जिलों की ये घटनाएं बता रही हैं कि राज्य के प्रशासनिक अमले में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ अफसरों की मनमानी से उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी प्रताड़ित हैं। इनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कोई नौकरी छोड़ने के लिए इस्तीफा पत्र लिख रहा है तो कोई अनशन पर बैठने को मजबूर है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इनकी शिकायत को गंभीरता से सुनना तो दूर, बातचीत करना भी गवारा नहीं करते। नतीजतन परेशान होकर गलत फैसला ले रहे हैं अधिकारी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर विभाग के जिम्मेदार जांच के नाम पर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ताजा मामला महासमुंद जिले का है। महिला व बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट खाद्यान्न वितरण में अपने ही विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कार्रवाई न होने पर वो अनशन पर बैठ गए। इसके बाद बिना अनुमति के अनशन पर बैठने वाले सुधाकर बोंदले को पुलिस उठाकर ले गई। इस मामले पर कर्मचारी नेता विजय झा ने कहा कि सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार में अधिकारी लोग कोरोना काल में समन्वय स्थापित करके अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से काम नहीं ले रहे, बल्कि एक प्रशासनिक दबाव से काम ले रहे, जिसके कारण लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। करीब 30 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले विभाग के अफसर ने अपने ही घर के सामने अनशन पर बैठने से महासमुंद से लेकर रायपुर तक हड़कंप मचा दिया। अनशन के मुद्दे को लपकते हुए बीजेपी ने राज्य सरकार के साथ साथ हाईकमान को भी घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी और पीएल पुनिया से ट्वीट कर पूछा कि क्या आप सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलाएंगे। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ जिस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी में भी जो रोष पनप रहे हैं, इस सरकार के क्रियाकलाप को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्य बातों को लेकर के, और ये सारे मामले और जिस प्रकार से उनको प्रशासनिक आतंकवाद का झेलना पड़ रहा है, ये छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए 2 विभागीय कर्मचारियों के मतभेद को सियासी मुद्दा बना रही है। उन्होंने तंज कसा कि विपक्ष का इतना कमजोर होना भी दुर्भाग्यजनक है। विभागीय कर्मचारियों के आपस के मतभेद के कारण अगर कोई कर्मचारी इस प्रकार से हरकत कर बैठता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुद्दा अगर बन गया, तो मैं तो समझता हूं कि विचार शून्य भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी प्रकार के मुद्दे उस स्तर के लोग देते रहेंगे, उनके खुद के पास कोई मुद्दा नहीं है।
सत्ता पक्ष भले ही अफसर के अनशन के मुद्दे पर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन वो भी मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो 20 मई तक रिपोर्ट सौंपेंगी। महासमुंद से धनंजय त्रिपाठी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। अपनों पे सितम साहिब जी, ये ठीक नहीं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुप्ता जी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तिवारी जी, जिस तरह से आपने देखा कि चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है और जब पार्टी सरकार में होती है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो अधिकारियों के भी होते हैं, वो लोकल लेवल के भी होते हैं, लोकल भ्रष्टाचार के भी होते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि देश में किसी की भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार पूरी तरह से ईमानदार है। सरकार से मेरा मतलब है जो काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, वहाँ पर तो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती, तभी EOW और ACB जैसे विभाग भी बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह की झगड़े होते हैं या जब कोई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कोई मोर्चा खोलता है या कोई शिकायत करता है और जब उसकी शिकायतें एड्रेस नहीं होती और वो मीडिया के पास जाता है या फिर वो अलग अलग फोरम पे बात करता है, जैसे महासमुंद की बात करें तो वो अधिकारी अपने घर के सामने ही धरने में बैठ गया। जांजगीर चांपा की बात करें, वहाँ पर जो पुलिस का आरक्षक था जिसने अपनी सैलरी उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी भी जाँच चल रही है। इसके अलावा धमतरी के एक आरक्षक की बात, जिसकी 1 दिन का वेतन काटा गया, उसने इससे क्षुब्ध होकर इस्तीफे की पेशकश की। छोटे स्तर के अधिकारी हैं, कुछ जिला स्तर के अधिकारी हैं, कुछ राज्य स्तर के अधिकारी भी होते हैं जो इस तरह का झंडा बुलंद करते हैं। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी सरकारों में इस तरह के लोग रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी अपने विभागीय मंत्री और बाकी लोगों के खिलाफ खुले तौर पर आरोप लगाए थे। बाद में उनको बर्खास्त भी किया गया, वो IAS से बर्खास्त हुए। ऐसा क्यों होता है? जब इस तरह की घटना होती है तो जो मंत्री होते हैं या जिनके पास जिम्मेदारी होती है वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो इस पूरे मामले में शरीक हों और वो सामने वाली पार्टी यानी विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाकर बचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने रविंद्र चौबे जी का बयान सुना, वो बयान कोई बहुत न्याय संगत या बहुत संवेदनशील नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा होता, उनका कहना था कि 2 अधिकारियों के बीच की 2 कर्मचारियों के बीच का झगड़ा था, तो फिर आपने 2 जो महिला अधिकारी थी उनको सस्पेंड क्यों किया? फिर आपने जांच की बात क्यों की? 3 दिन में जांच करने की बात क्यों की? जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? ऐसा है डॉक्टर सुरेश मिश्र जी, मैं सिलसिलेवार, आपने बहुत सारी बातें उठाई है तो मैं सिलसिलेवार इस बात को कहना चाहूँगा। इस प्रदेश में 3,88,500 कर्मचारी अधिकारी हैं हमारे यहाँ। अगर निगम और मंडल के लोगों को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या करीब करीब 4 लाख से ऊपर होती है। अब 4 लाख की एक बड़ी फौज यहाँ छत्तीसगढ़ की सेवा में लगी हुई है और मुझको ये कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि मैं बड़े गर्व से के साथ कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों ने जिस जिम्मेदारी का परिचय दिया इस महामारी के दौर में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खास तौर से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के लोग, जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग, जिस तरह शिक्षा विभाग के लोग और हमारी मितानिन, इन बहनों को तो मातृतुल्य रूप उन्होंने दिखाया और जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि वो देवी स्वरूपा हैं। उनके बारे में हम सब केवल और केवल सम्मान की भावना रखते हैं। इस महामारी के दौर में अपने कर्तव्य पालन में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी डॉक्टर मिश्र। अब ये जरूर है कि इतनी बड़ी फौज है, मतांतर और थोड़े बहुत मतभेद होने स्वाभाविक है। अभी आपने रविंद्र चौबे जी का भी उल्लेख किया। मैं बड़ी नम्रता से आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि रविंद्र चौबे जी बेहद परिपक्व, बेहद सुलझे हुए और बहुत समझदार वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने जो ये कहा कि 2 अधिकारियों का झगड़ा है तो उसकी पृष्ठभूमि अगर उन्होंने नहीं बताई है तो मैं आपको बता देता हूं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल एक अधिकारी है सुधाकर बोदले, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वहां प्रभार में थे। बाद में वहां डिप्टी डायरेक्टर मनोज सिन्हा की नियुक्ति
नियुक्ति हो गई, अब जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ शिकायत की कि भाई यहाँ पर रेडी टू ईट जो भोजन है उसमें अनियमितता हुई है। जो सामूहिक विवाह, जो कन्या विवाह का आयोजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जाता है, इस वर्ष वो 210 कन्याओं का विवाह हुआ और 37 लाख रुपए उसमें उनको भेंट स्वरूप राशि दी गई, उसमें अनियमितता हुई है, ऐसा उनका आरोप था। हालांकि आपके साथ आपकी जानकारी में यह भी डाल दूं कि उसमें किसी भी 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है वो 37 लाख रुपए में से। जहां तक रेडी टू ईट भोजन का मामला है, ये बहुत स्पष्ट बात है कि रेडी टू ईट जो सामग्री बनती है डॉक्टर मिश्र, वो हमारे यहाँ जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो लोग बनाती हैं, और वो लोग बना करके प्रदाय करने का काम महिला और बाल विकास को करती हैं। अब ये इस मामले में मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं कि गांव की हमारी जो बहनें हैं, हमारी बिटिया लोग हैं, उनको घर में कुछ काम मिले, तो वो स्व सहायता समूह के माध्यम से, एक स्व सहायता समूह में लगभग 10 महिलाएं होती हैं, तो रेडी टू ईट्स जो सप्लाई करती हैं महिला समूह वो 1650 हैं। मतलब 16,500 महिलाओं को इस मामले में काम मिला हुआ है। वो गांव की ही महिलाएं हैं, सुदूर वनवासी अंचल से लेकर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की, सामान्य वर्ग की महिला बहनें हैं, बिटियां हैं, जिनको काम मिला हुआ है। अब सप्लाई हुआ, उसमें सप्लाई में दिक्कत यह होती है कि भारत सरकार का जो निश्चित मापदंड है कि इसमें इतना आयरन होना चाहिए, इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, वो खा करके नहीं बताया जा सकता, वो तो जांच के बाद ही पता चलता है। अब वो सुधाकर जी ने जो अनशन में बैठ गए थे, उन्होंने शिकायत किया, सुधाकर जी ने जो अनशन में बैठ गए थे, उन्होंने शिकायत किया कि इसमें इसकी गुणवत्ता में कमी है। और मुझे ये बताने में भी आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस बात को प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया। मेरी कलेक्टर डोमेन सिंह से बात हुई, कलेक्टर महासमुंद से, उन्होंने आज बैठक लेकर के उस मामले की पूरी जांच की। मेरी डायरेक्टर महिला बाल विकास दिव्या मिश्रा से बात हुई, वो खुद गई थी स्पॉट पर, जा करके उन्होंने 2 स्व सहायता समूह, वो हमारे गांव की ही महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह चलाती हैं, उनमें कुछ कमी पाई तो उनको बर्खास्त किया, और बाकी सारी बातों को लेकर के उनका आमरण अनशन भी, उनका आमरण अनशन नहीं, आमरण शब्द गलत बोल रहा हूं, उनका जो तथाकथित अनशन था वो अनशन भी समाप्त हो गया है और अब कार्य सुचारू रूप से चलने लग गया है। ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से तूल दिया जाए। इसलिए जो रविंद्र चौबे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। जी तिवारी जी, आप जी डॉक्टर मिश्रा, आप कुछ पूछ रहे हैं, फिर मैं लगातार जवाब देता हूं। जी, आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से हैं और जिस तरह से आपने रविंद्र चौबे जी का बचाव किया वो वाजिब भी है। यदि रविंद्र चौबे जी की बातों में पूरी सच्चाई थी तो फिर 2 लोगों को बर्खास्त क्यों किया गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और यदि 2 लोगों का सिर्फ झगड़े वाली बात थी तो फिर जांच की बात क्यों हुई, और इतनी जल्दी बर्खास्त कर दिया गया कि वो सुबह वो कल धरने में बैठे और आज बर्खास्त भी हो गए दूसरे लोग। नहीं, बर्खास्त सरकारी अधिकारी को नहीं किया, बर्खास्त या सस्पेंड उस महिला समूह को किया गया है जिसकी शिकायत आई थी कि इनकी सामग्री गुणवत्ता के अनुकूल नहीं है। किसी तो सरकारी अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया जिसने ये सब दुनिया भरे का। जी तिवारी जी, इसका मतलब तो ये साफ साफ हुआ कि 2 लोगों का झगड़ा नहीं था, बात में तो कुछ दम है। जी डॉक्टर, बात में तो कुछ दम है, तभी तो, नहीं तो 2 महिला स्व सहायता समूह के ऊपर कार्रवाई क्यों की गई, क्या जरूरत थी? यदि 2 लोगों का झगड़ा था तो वो उसके हिसाब से उसकी जांच होनी चाहिए थी, दोनों का पक्ष जाना चाहिए था, सीधे जाके महिला समूह पर कार्रवाई क्यों कर दी गई? नहीं, महिला समूह के ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ये सरकार संवेदनशील है। अगर उसकी जानकारी में कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी, आद्योपांत जांच होगी, और जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। मगर इसकी पृष्ठभूमि जो है वो 2 अधिकारियों के झगड़े से ही है। पहले सुधाकर बोदले जो थे वो वहां के प्रभारी थे और उनका पद जो था वो सहायक संचालक का था। बाद में उससे बड़े पद के अधिकारी की नियुक्ति हुई, उप संचालक के पद की, तो स्वाभाविक रूप से उनका स्थान द्वितीय श्रेणी का हो गया। तो वो जो इतने साल तक वो लगातार उस पद पर थे, ये जी
अब वो ये इतना बहुत बड़ा विषय नहीं है कि आपके और हम जैसे लोग बैठ करके इस पर बहुत चर्चा करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है और रेडी टू ईट सप्लाई, जैसे हमारी महिला बाल विकास की मंत्री हैं अनिला भेड़िया जी, वो बेहद संवेदनशील, बेहद समझदार महिला हैं और उदार आदिवासी महिला हैं। मैं उनके साथ जब भी बैठता हूं उनकी सदाशयता वाली बातों को सुनकर हमेशा प्रसन्नचित्त होता हूं और वो उस वर्ग विशेष के लिए खासतौर से बच्चों को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं। भूपेश बघेल जी तो ये चाहते हैं कि गांव में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले। वैसे तो ये मामला राज्य स्तर का नहीं है, ना मंत्री स्तर का है, ना राज्य सरकार के स्तर का, ये जिला स्तर का था जिसको कलेक्टर को अपने लेवल पर देखना था, जो उन्होंने नहीं देखा। और जहां तक दो अधिकारियों झगड़े की, जब तक दो अधिकारियों झगड़े नहीं होते तब तक उस विभाग का भ्रष्टाचार या उस विभाग की अनियमितताएं सामने नहीं आती। खैर, हम आपसे बहुत देर से मुखातिब हैं। अब केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपकी पार्टी के नेता यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने ट्वीट करके इसमें तमाम तरह की बात की है। कांग्रेस के एकदम आला कमान को इंगित करते हुए उन्होंने कहा है कि देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्रदेश स्तर पर उठाए। रविंद्र चौबे जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर विपक्ष है, जिसके कारण इस तरह की चीज़ें सामने आने का एक क्रम चल रहा है जिसका कोई स्तर नहीं है। निश्चित रूप से शिरीष भैया, कांग्रेस पार्टी के लिए 30 लाख रुपए का भ्रष्टाचार अगर सामने आता है तो बहुत छोटी बात है। ठीक कह रहे हैं राजेंद्र भैया, रविंद्र चौबे जी भी माननीय ठीक बोल रहे हैं कि 30 लाख का अगर भ्रष्टाचार सामने आया है तो एक खास बात नहीं है। और कांग्रेस के लिए जनता भी जानती है कि खास बात 30 लाख का। इतने अच्छे से राजेंद्र भैया ने अनिता भेड़िया जी को, माननीय रविंद्र चौबे जी को, अपनी सरकार को ये ऐसे बचाने का प्रयास कर रहे थे जैसे कोई दादी माँ बच्चे को कहानी सुनाती है कि चंदा मामा को थाली में दिखा देती हूं मैं, पर वो बच्चा ही मानेगा कि चंदा मामा थाली में आ गया। ये जनता सब समझ रही है। 20 लाख रुपए वहां भ्रष्टाचार जहां कन्यादान करते हैं। कन्यादान का अर्थ हिंदू संस्कृति में, सनातनी संस्कृति में ये होता है कि बाप के ऊपर कर्ज होता है वो, और वो कर्ज को पटाता है कन्यादान के रूप में। ऐसा मैं सुना हूं, ऐसा मैं जानता हूं। और ये कुपोषण की बात, रेडी टू ईट, बच्चों को जो पौष्टिक खाना देना, उसमें 10 लाख रुपए का गबन, और ये इनके लिए छोटी बात। निश्चित रूप से 60-70 वर्षों से इन्होंने पूरे देश में यही काम किया, इसलिए इनके लिए छोटी बात। ये तो एक ब्लॉक और जिले की बात सामने आई है, पूरे प्रदेश में यही आलम है, इसलिए इनको बहुत छोटा लग रहा है कि अभी पूरे प्रदेश का खुला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट रूप से कहती है कि अब तो ये बात स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है। जब अधिकारी कोई अनशन में बैठ जाते हैं और कार्रवाई नहीं होती, जब मीडिया उस बात को उठाता है, आप लोग सामने आते हैं और चर्चा होती है, तब वो मितानिन लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, जिनको वो लाकर सामान दूसरे लोग देते हैं, वो बनाती है उसकी, और वो आदिवासियों का नाम ले रहे हैं, उनको रोजगार पे रखा और उनको निलंबित। क्या है ये, क्या कर रही है सरकार? अगर धुआं उठा है माने पूरे जिले में भ्रष्टाचार है, और ये वास्तव में इनको तो बहुत छोटी बात लगेगी, कहां से कहां। जी, इसके पहले कि आप सरकार तक आए, चूंकि हमारा जो मुद्दा था वो अधिकारी लेवल पर था, और जो अधिकारी लेवल में जो इस तरह के विसिल ब्लोअर्स हैं या विसिल ब्लोअर के रूप में सामने आते हैं, उन पे चर्चा करना था। और जहां तक महिला बाल विकास विभाग के भ्रष्टाचार की बात है, तो आपकी पार्टी की जब सरकार थी और माननीय लता उसेंडी जी महिला बाल विकास मंत्री थी, तो पूरी विधानसभा उस समय की गवाह है कि जब मोहम्मद अकबर जी ने सवाल करना शुरू किया और जब चीज़ें परत दर परत खुलना शुरू हुई, तो आपकी पार्टी की वहाँ क्या स्थिति हुई थी। इसलिए राज्य लेवल की बात ना करें तो बेहतर है। इसको इस तरह से लें कि जो विसिल ब्लोअर हैं, जब वो किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वहाँ का जिला प्रशासन या उनके जो विभागाध्यक्ष हैं वो उसको एड्रेस क्यों नहीं करते, उस विषय पे चर्चा है। निश्चित रूप से शिरीष भैया बहुत स्पष्ट है कि बारंबार उनके 3 बार उन्होंने पत्र लिखा कि मैंने इसकी जांच की है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार भी किस चीज में, जो मैं बारंबार कह रहा हूं, कन्यादान योजना पे और रेडी टू ईट पे
जो वो आदिवासी बच्चों को और हमारे स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाता है, जो हमारी निर्धन बहनों की शादी हुई जाती है उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये बैठकर, और ये बात करते हैं कि आदिवासी वर्ग का उत्थान कर रहे हैं। ये हमारी बिटियाएं हैं, ये हमारी कन्याएं हैं, इनका बहुत संवेदनशील सरकार है, ये संवेदनशीलता इनकी दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। और अधिकारी अगर बंटवारा बराबर ऊपर नहीं गया या बंटवारा बराबर नहीं हुआ तभी तो विवाद होता है। इसको राजेंद्र भैया मान रहे हैं कि दो अधिकारियों की लड़ाई है और उसको ये भुगतमान हो रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं बंटवारे में फर्क तो आएगा। माने चोरी हो रही है और चोरी हो रही है उसके साथ सीना चोरी हो रही है। अगर कोई अधिकारी कहता है कि इस पे कार्रवाई करो तो कहते हैं आपस में लड़ रहे हो, तो आप बंटवारा कराने पहुंच जाते। कांग्रेस के कुछ नेता आपस में बंटवारा करा देते उनका कि भाई मत लड़ो, ये बात बाहर तक जाएगी, तो बंटवारा कराने पहुंचे नहीं और कार्रवाई करते नहीं। तो मेरा बारंबार कहना है कि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। सरकार आज किसी राजनीतिक बार-बार कहा भी है कि सरकार के भ्रष्टाचार में बात नहीं हुई, ये बात हो रही उन विसिल ब्लोअर्स के बारे में जो सरकार में है और सरकार में है, मतलब प्रशासन में है और सरकारी जॉब में है, लेकिन जब वो मुद्दे उठाते तो एड्रेस नहीं होते। ब्रेक पर जाने से पहले केदार गुप्ता जी अपनी बात कह रहे थे कि किस तरह से ये बंटवारे का खेल है या जो भी। तिवारी जी, आप बहुत जानकार हैं, आपने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की सरकारों को देखा है, यहाँ की सरकारों को देखा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबकी सरकारों को देखा है। आपका अनुभव क्या कहता है जब इस तरह के अधिकारी या इस तरह के कर्मचारी आपस में झगड़ते हैं या इस तरह की चीज़ों को विसिल ब्लोअर के रूप में सामने लाने का प्रयास करते, भले उनका आपस का झगड़ा हो, भले बंटवारे का झगड़ा हो, भले भ्रष्टाचार का झगड़ा हो, सरकारों को खासतौर पर जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है सभी विभागों की, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनको किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए, और क्या राज्य सरकार के स्तर पर भी कोई एक इस तरह की रिड्रेसल सेल बनाने की ज़रूरत है, ऐसी आवश्यकता महसूस करते हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा आप बिल्कुल वज़ा फरमा रहे हैं, मगर मुझको सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह लेने दीजिए। अभी मेरे छोटे भाई केदार गुप्ता जी बहुत उत्साह के साथ बोल रहे थे भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। केदार भाई, 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, उसने बिल सबमिट किया है, उसकी जांच होगी और उस बीच में सुधाकर ने कंप्लेन किया तो वो सारे भुगतान रोक दिए गए हैं। भ्रष्टाचार तो तब होगा जब भुगतान हुआ हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है भाई कि भुगतान कर दो, डकार लो, हजम कर जाओ और पता भी ना चले। यहां तो जैसे ही शिकायत मिली संचालक स्तर की अधिकारी गई थी वहां जांच करने के लिए, कलेक्टर खुद मीटिंग लेकर के उसकी जांच करा रहे हैं। 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। पहले तो आप अपने ज्ञान चक्षु को खोल लीजिए और जो जानकारी आपको गलत मिली है उसको सुधार लीजिए। 37 लाख रुपए में 37 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। दरअसल डॉक्टर मिश्र, मैं उसके साथ में जो आपने सवाल पूछा वो तो मैं कहूंगा ही, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये मामला उठाया है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने उठाया ये मामला। अब क्यों उठाया है? तो भाई ठलुआ है, कोई काम नहीं है तो आजकल ट्वीट करने का काम करे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में बैठे हैं, वो सकारात्मक आलोचना करे तो अभिनंदनीय है, स्वागतनीय है, मगर निंदा करने बिना तथ्यों को जाने जब वो इस प्रकार की बात करते हैं, उनको ये भी कहना चाहिए कि किस तरह से 1.5 महीने के भीतर कोरोना का संक्रमण 30% से घट के 9% में आ गया। किस तरह से कोरोना जांच करने के मामले में है, हम उत्तर पूर्वी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दे तो पूरे भारत में पहले नंबर पर है। वैक्सीनेशन के नंबर में हम प्रथम 3 पंक्ति में हमारा स्थान है। तो कम से कम जो, और जिस तरह से 2 महीने का राशन देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है मुफ्त में गरीबों को, हर तरह से, और इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे रहा हूं जिन्होंने पूरी क्षमता के साथ में मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार पर बात करें। वैक्सीनेशन के लिए फिर जरूर डिबेट होगा, वैक्सीनेशन के लिए फिर जरूर डिबेट होगा। अब राजेंद्र भैया आपसे आग्रह विषय पर भी आ जाता हूं। तिवारी जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। मैं केदार गुप्ता जी का एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। आप तो कहानी सुनाने लगते हैं।
केदार जी आप अपना फाइनल कमेंट दे सकते डॉक्टर हैं। मिश्र, मैं ये कहना चाहूंगा देखिए, बहुत आपसे, स्पष्ट है। जो आपने पूछा है स्वाभाविक रूप से ये सुधाकर जी का मैं अधिकारियों लेटर के दिखा बीच रहा में हूं। व्यक्तिगत इन्होंने 10 महत्वाकांक्षा के अप्रैल कारण से किंचित और 10 कुछ अप्रैल स्थानों से में कार्रवाई इस तरह की की मांग की स्थिति है। आती 10 है अप्रैल जब आप और इतने 10 बड़े अप्रैल से इतने लगातार बड़े 3 प्रदेश बार को पत्र चला लिखा रहे और ये हैं, कहते हैं जिसमें भुगतान 4 नहीं लाख हुआ, से ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं और हुआ। कर्मचारी अरे हैं, बिल पास तो हो गया, इक्का दुक्का अधिकारियों कन्यादान के योजना बीच में अगर पैसा इस तरह खा की रहे बात हैं। आती अरे है कुछ तो समझे। तो और वो सबसे बहुत बड़ी ज्यादा बात कि जब उल्लेखनीय से नहीं होनी छत्तीसगढ़ चाहिए, प्रदेश बना है, मगर आज राजनीतिक 21 वर्षों जैसा कि से चर्चा के बीच में भी मैंने इस बात को लगातार बोला कि ये राज्य स्तर का मामला नहीं है और जहां तक भ्रष्टाचार की बात की जाएगी तो दोनों पार्टियों की बात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं हुआ था। राजनांदगांव के टेडेसरा में जो फूड पार्क का मामला था, जिसकी आज तक जांच और उसमें कौन दोषी था, उसको क्या सजा हुई, आज तक नहीं पता चला। ये प्रक्रियाओं के हिस्से हैं। पर कोई यदि विसल ब्लोअर बन के सामने आता है तो सरकार के अंदर एक ऐसा तंत्र होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कम से कम उसकी बात सुनी जाए, उस पर जांच की जाए। बाद में यदि वो चीज़ साबित होती है तो संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये एक सकारात्मक पहल हो सकती है। किसी की भी सरकार हो उसको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।